नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 अर्थशास्त्र चैप्टर 1 परिचय पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? उत्तर, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र नंबर 1, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। नंबर 2, व्यष्टि अर्थशास्त्र मुख्यतः एक व्यक्तिगत फर्म तथा उद्योग में उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण से संबंधित है। नंबर 3, इसके मुख्य उपकरण मांग और पूर्ति है। नंबर 4, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की यह मान्यता है कि समष्टि पर स्थिर रहते हैं। उदाहरण, जब हम फर्म या उद्योग से उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण तथा अध्ययन करते हैं तो यह मान लिया जाता है कि बिल्कुल राष्ट्रीय उत्पादन स्थिर रहता है। समष्टि अर्थशास्त्र नंबर 1, समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। नंबर 2, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से है। नंबर 3, इसके मुख्य उपकरण समग्र मांग व समग्र पूर्ति है। नंबर 4, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की यह मान्यता है कि समष्टि की व्यष्टि पर स्थिर रहते हैं। उदाहरण, जब हम कुल राष्ट्रीय उत्पादन स्तर का अध्ययन करते हैं तो यह मान लिया जाता है कि आय का विवरण स्थिर रहता है। प्रश्न नंबर 2, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? उत्तर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यहाँ एक बाजार संपन्न होता है तो क्रेताओं तथा विक्रेताओं को जोड़ता है। यह बाजार स्वतंत्र मांग और पूर्ति के बलों से कार्यान्वित होता है। नंबर 2, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें मांग तथा पूर्ति की कीमत शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। सरकार उत्पादकों तथा परिवारों के निर्णयों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, अथवा हम कह सकते हैं कि सरकार मांग तथा पूर्ति की बाजार शक्तियों की स्वतंत्र अंतःक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। यह देश की कानून एवं व्यवस्था तथा प्रतिरक्षा के रखरखाव पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। नंबर 4, अधिकारों के कारण पूंजी के संचय की अनुमति दी गई है। पूंजी उत्पादन के एक मुख्य साधन के रूप में उभरती है। नंबर 5, उपभोक्ता परिवार प्रमुख प्रभुत्व होता है। वह अपनी आदतों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार क्रय करते हैं तथा अपनी संतुष्टि को अधिकतम करते हैं। उत्पादक उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के द्वारा अपने लाभों का अधिकतम करते हैं। प्रश्न नंबर 3, समष्टि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्र का वर्णन करें। उत्तर, नंबर 1, परिवार क्षेत्र। इसमें वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोक्ताओं को सम्मिलित किया जाता है। परिवार या गृहस्थ क्षेत्र उत्पादन के कार्यों का स्वामित्व भी होता है। नंबर 2, उत्पादक क्षेत्र। इसमें उन सबको सम्मिलित किया जाता है जो उत्पादन की क्रिया में लगे होते हैं। अर्थव्यवस्था की सभी उत्पादन करने वाली इकाइयां या फर्में क्षेत्र में सम्मिलित होती हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन हेतु फर्में उत्पादन के कारकों, भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यमशील कौशल की सेवाओं को परिवार क्षेत्र से भाड़े से प्राप्त करती हैं। नंबर 3, सरकारी क्षेत्र कल्याणकारी एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जैसे न्याय और कानून व्यवस्था को बनाए रखना, सुरक्षा तथा अन्य सार्वजनिक कल्याण संबंधित सेवाओं। सरकार एक उत्पादन के रूप में भी कार्य करती है, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन। नंबर 4, विदेशी क्षेत्र। इसे शेष विश्व क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र का कार्य वस्तुओं का निर्यात एवं आयात करना तथा घरेलू अर्थव्यवस्था एवं विश्व के अन्य देशों के बीच पूंजी का प्रवाह करना। प्रश्न नंबर 4, 1929 की महामंदी का वर्णन करें। उत्तर, 1929 में महामंदी ने जन्म लिया जो 1933 तक बनी रही। इस महामंदी ने विश्व के विकसित देशों को चूर चूर कर दिया। इस महामंदी ने उत्पादन था परंतु खरीदने वाले नहीं थे। 1929 से 1933 के दौरान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोप देशों के कुल उत्पादन तथा रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट आई। इसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा। नंबर 1, कई कारखाने बंद हो गए तथा श्रमिकों को निकाल दिया गया। नंबर 2, बेरोजगारी की दर 1929 से 1933 तक 3% से बढ़कर 25% तक हो गई।
नंबर 3, 1929 से 1933 के दौरान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के समग्र निर्गत की लाभ 33% की गिरावट आई। इस परिस्थितियों में केंज की पुस्तक रोजगार, ब्याज एवं मुद्रा का सामान्य सिद्धांत 1936 में प्रकाशित हुई, जिससे समष्टि अर्थव्यवस्था जैसे विषय का उदय हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।